हेलो एवरीवन, सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑन भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास, जहाँ पे तैयारी करवाई जाती है आपको सारी तरीके की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की। जैसे कि बात कर लो, आप एम्स की बात कर लो, या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात कर लो, या अगर आपको लेवल चाहिए तो आप अपर करके नीट का भी यहीं से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे ही आपका एमएचटी सीईटी का आपको पता है कि आ चुकी है डेट और आप कर रहे होंगे प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है और बायोलॉजी भी। तो मेन जो सब्जेक्ट होता है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, या जिसे आप कह सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ना सिर्फ एंट्रेंस की बात करूँ मैं नर्सिंग एंट्रेंस की, लेकिन किसी भी अगर मैं बात करती हूँ एंट्रेंस एग्जाम की, कंपटीशन की एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, तो केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। आपको पता है कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जल्दी से आ जाएंगे, आपने जल्दी से उसे अटेंड कर लिया और आप आगे बढ़ गए। तो केमिस्ट्री में ऐसा क्या है कि आप इसे जल्दी से अटेंड कर सकते हैं। तो जितने अगर आप टॉपर्स की बात करें या जितने आप लोगों को देखा जिसने एंट्रेंस क्लियर कर लिया होगा, उन सब के केस में एक ही चीज़ है कि उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ अटेंड की थी वो थी आपकी केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप एमएचटी सीईटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जितना टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम में आपको कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे, एनालाइज किया हुआ पाएंगे और ये भी जानेंगे कि हाँ भाई इतना पढ़ लिया तो एमएचटी सीईटी बीएससी नर्सिंग तो क्लियर कर ही लिया। तो जब से आपको पता है कि जब हम बात करते हैं एमएचटी सीईटी की, तो इसमें होता क्या है, वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 11th का वेटेज होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ 20%, जबकि 12th का वेटेज है 80%। हर बार की तरह इसने यही किया है कि 20% बस वेटेज डाला है 11th में। मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, या फिर अगर मैंने बात कर दी जीओसी हो गया, इनका वेटेज बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो इनका वेटेज बहुत ही हैवी है। यानी ये चैप्टर्स तो आपको पढ़ के जाने ही जाने। ठीक है, तो जैसे 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, इनके पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करके मैंने आपके लिए ये कंटेंट बनाया है। मैंने आपके लिए इस वीडियो में चीज़ें डाली है ताकि आपको क्लियर हो। तो देखिएगा, जैसे आपको पता है कि 11th में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। पहला यूनिट जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है 11th की, क्योंकि वेटेज कम है, तो सिर्फ गिना चुना पढ़ेंगे आप 11th में, और क्या पढ़ेंगे मैं वही आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिएगा यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें पे ध्यान देनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 को भी आपको क्रैक करना होगा, और वो हो सकता है 2-3 चैप्टर को मिला के दे दिया जाए। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर दूं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एसपीडीएफ आपको तो पता ही है कि क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम नंबर्स के साथ में ऑर्बिटल की अगर मैंने बात कर दी तो पीरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है इसी से। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे आपने पढ़ लिया मोल्स, आपने पढ़ लिया एटम्स, आपने पढ़ लिया मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। बस इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यही से चीज़ें आएंगी। अगर आप बात करोगे मोलैरिटी की, नॉर्मेलिटी की, ये सब आता है आपके सॉल्यूशन में जो भैया 12th में, तो वो अभी से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम क्वांटम नंबर आता है, और अगर कुछ पूछा इसके अलावा तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ सकते हैं। याद होना चाहिए, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, थर्ड चैप्टर पर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो आपका चैप्टर है बच्चों, ये सिर्फ आपको एलिमेंट्स के बारे में बताता है, कितने एलिमेंट्स है, या अगर आप बात कर लो टेबल की अगर आप बात कर लो, तो इसका वेटेज बहुत ही कम है। पीरियोडिक टेबल याद कर लिया आपने, तो ये थर्ड चैप्टर तो यूं ही चला गया आपके ऊपर, मतलब ऐसे ही कर लोगे। इतना इजी क्वेश्चन, इतने इजी इसमें से आंसर आ जाएंगे। तो इनका जो वेटेज है अगर देखा जाए, तो अगर मैं बात करूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, इनके क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बच्चों आपके पास आएंगे सिर्फ 1, या अगर मैं बात करती हूँ इसकी तो भी 1 ही। फिर बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जैसे कि अगर आप बात कर लीजिए इसमें, तो इसमें आपको यही ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको पता है 4 एटम है, अगर आपने स्टेरिक नंबर पढ़ के रखा है, या अगर आपने पढ़ के रखा है कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन के होने से जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो आप इसमें से ईजिली क्रैक कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस भी।
कभी आते हैं कभी नहीं आते, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 11th, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि आपको पता है कि एमएचटी सीईटी का जो पेपर है, यानी जो बोर्ड से रिलेटेड उनकी जो बुक होती है एमएचटी की, और मैं बात करती हूँ एनसीईआरटी, इसमें कुछ सिर्फ 3-4 चैप्टर का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आपने लाइन टू लाइन घोल के पी लिया, वैसे ही अगर आपने बोर्ड्स के अगर बुक को भी पी लिया तो खत्म, आप तो पेपर यूं ही निकाल लोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने मार्क्स का भी पेपर है, ऊपर के 25% अगर आप ले लो, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 25 मतलब 75 से 100 के बीच में अगर आप आते हो तो नो डाउट आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही आपको ध्यान रख के चलना है कि जो वेटेज है उसे जल्दी क्रैक कर लेना है फटाक से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर जरूरी है, राउल्ट्स लॉ वगैरह इसमें आ जाता है तो ये आप ध्यान देंगे। थर्मोडायनेमिक्स तो बिल्कुल पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपने पाथ आपने पढ़ लिया होगा, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन आपने पढ़ लिया होगा, गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ ली होगी, तो गिब्स से तो क्वेश्चन आते ही है, फर्स्ट ही है। एंट्रोपी आपने पढ़ ली। तो थर्मोडायनेमिक्स में यही कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आते ही आते हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की बात कर लो या चाहे अगर आप एम्स की बात कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में आते ही है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हुआ नहीं है। तो एनालाइज करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इक्विलिब्रियम हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम। अभी आपके केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम की आप बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आपने पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू अगर आपने 14 पढ़ रखा है, या पीए बी अगर आपने पीके बी भी अगर आपने पढ़ लिया है, तो इक्विलिब्रियम आपको यही सारे टॉपिक्स आपको क्रैक करवा सकता है। इक्विलिब्रियम का वेटेज ज़्यादा है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर 3 टिक इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। भले ही अगर आप ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th में पढ़े तो भी आपको इक्विलिब्रियम छोड़ के जाना ही नहीं है। इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेडॉक्स के क्वेश्चन ओके है, चलेंगे, बिल्कुल रेडॉक्स बिल्कुल चल सकता है। रेडॉक्स के अगर देखा जाए तो रेडॉक्स के केस में बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भी पढ़ के गए तो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है। प्लस माइनस अगर आपने कर लिया तो रेडॉक्स तो यूँ ही कर लिया। हाइड्रोजन तो हटा दिया गया है, हाइड्रोजन इज नो मोर देयर। एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, अब हट चुका है। पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूँ तो 11th और 12th दोनों में आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे। स्पेशली अगर मैं पी ब्लॉक के लिए वेटेज की बात करूँ तो इसके 12th में जो इसका कंटेंट है पी ब्लॉक का, अकॉर्डिंग टू एमएचटी सीईटी वो ज़्यादा है, तो पी ब्लॉक आपको करना ही करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गई, ये पी ब्लॉक में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो गई, मेटेलॉइड्स के बारे में क्वेश्चंस हो गए, पी ब्लॉक बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की बात करूँ, नॉर्मल आपका जो जीओसी है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से स्टार्टिंग होता है। हाँ जी, और अगर आपने ये जीओसी नहीं पढ़ा है ना, ये जीओसी अगर आपने छोड़ दिया तो आप भूल जाइए कि आपसे ये निकलेगा, क्योंकि पूरा बेसिक जीओसी है आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो वेटेज है आपके 12th का। तो अगर आपको 12th कवर करना है तो जीओसी को बच्चों भूलिएगा मत, क्योंकि जीओसी में ही सारे क्वेश्चन है। चाहे आप किसी इफेक्ट की बात कर लो, चाहे आप कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कार्बन हाइड्रोजन बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको मिस नहीं करनी है, ये पूरा आधार है, पूरा बेस है, पूरा फाउंडेशन है आपके 12th का। तो जीओसी बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात कर ली जाए, अल्केन अल्किन अल्काइन, कुछ नेमिंग रिएक्शंस आप इनमें से पढ़ सकते हैं। कुछ एक आध पॉइंट आप इनमें से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर मैं बात कर दी अल्केन की रिएक्शंस क्या है, किन से अल्केन बन सकता है, किन से अल्कीन बन सकता है और किससे अल्काइन बन सकता है, ये सारे पॉइंट अगर आपको ध्यान देने हैं तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के में क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट आपकी 11 से हट चुका है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आपके 12th में पढ़ता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। 11th में अगर मोटा मोटा मान के भी चले तो कितने ही क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 80/20% के हिसाब से चले तो 10 क्वेश्चन भी नहीं मान सकते आप, 7 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इनको मिक्स करके भी अगर मैंने लेके आ गई मैं इनके सामने से, आपके पास अगर पेपर भी लेके आऊँ तो 5 से 7 इनफ,
उसके बाद पूरे क्वेश्चन आपके या तो ऑर्गेनिक से रहेंगे या तो आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने बात कर दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन में से कुछ आपके चार्ट दिए गए हैं आपको, एनसीईआरटी में भी बोर्ड में भी आपको दिए गए हैं, तो ये पढ़ के जाना है। सॉलिड स्टेट हैव द वेटेज, सॉलिड स्टेट में से हर साल क्वेश्चन आते ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट इसमें से अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला कैसा, जैसे कि आपने बीसीसी एफसीसी की अगर आपने बात कर ली तो इनके सेंटर की बात कर दी जाए, इनके बीच वॉइड्स की बात की जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, या अगर बात कर दूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ये सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखना है आपको। फिर आते हैं सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस अब तो बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन में पढ़ने लायक कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छा है। सॉल्यूशंस में आपको पता होना चाहिए हेट्रो, होमो, मिक्स्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। वेंट ऑफ फैक्टर भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप आएंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बैटरी सेल्स के बारे में पूछा जाएगा, पेस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड किस इसमें कौन से आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन में मिलाया हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे कहते हैं, तो वो पूछा जाता है, क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। लोग इसे स्किप कर देते हैं, थोड़ा हार्ड लगता है, बट ये स्किप करने लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ से अगर आप कोई हायर लेवल का अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से आपके 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर आप MHT CT स्टेट लेवल के भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट मान के चलिए 2 से 4 मार्क्स तो ये ऐसे ही कवर कर लेगा। एक क्वेश्चन छोड़ना भी रिस्की हो सकता है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, या गवर्नमेंट अगर आप बात कर लो जाए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, समझ रहे हो, एक भी मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रैंक खिसका सकता है आपकी, ठीक है। फिर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। काइनेटिक्स के क्वेश्चन आप यूं बना लेंगे क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और पूछा गया चैप्टर है। तो केमिकल काइनेटिक्स को तो मैं यहाँ 3 स्टार देना चाहूंगी ताकि आप इसे मिस ना करें, ठीक है। फिर आपने सुना होगा एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स के बारे में, तो एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स की अगर मैं बात करूं, जिसे आप जानते हैं सरफेस एंड केमिस्ट्री के नाम से, सरफेस केमिस्ट्री में से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एड्सॉर्प्शन हो गया, डी एब्जॉर्प्शन हो गया या एब्सॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आता है, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, ये दोनों में डिफरेंस है, तो सरफेस केमिस्ट्री में ये जरूर पढ़ के चाहिएगा, ठीक है। फिर ये चैप्टर हट चुका है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, ये तो हट ही चुका है। पी ब्लॉक जैसा मैंने आपसे कहा था, वेटेज वहां भी है, वेटेज यहाँ भी है, तो पी ब्लॉक तो मिस नहीं करेगा। डी और एफ ब्लॉक ठीक है, ठीक ठाक आएगा, 1-2 मार्क्स के आ सकते हैं, बट मिस नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसे एकदम मतलब पढ़ना है, पूरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर आपको मार्क जो बाकी के मार्क्स जो आपको कवर करने हैं कि हाँ ठीक है पढ़ना है, कुछ बचे हैं क्वेश्चंस, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है हेलो अल्केन, हेलो अरीन, ठीक है, ये 11th का चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर मैं अल्कोहल, अल्डिहाइड और साथ में अगर मैं बात कर दूँ अमीन्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो चैप्टर्स है ना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अमीन्स में से क्वेश्चन ना है ऐसा हुआ नहीं है। हाफ मैन ब्रोमामाइड आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड एल्कोहल में से भी रिएक्शंस और क्वेश्चंस आती है। नेमिंग रिएक्शन इनकी अच्छे से आपको घोल के पी जाना है, रट लेना है, और किसी भी हालत में आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही वेटेज वाले चैप्टर है। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे आप MHT CET का एग्जाम दो, चाहे आप एम्स का एग्जाम दो, चाहे आप किसी भी स्टेट में जाए, ये चैप्टर आपको मिस नहीं करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड चैप्टर्स है। अगर आपने इनकी रिएक्शन समझ ली, अगर आपने इनके मैकेनिज्म और रिएक्शंस को याद कर लिया, तो आपकी जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो तो बस यूं ही हो जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्क्स का वेटेज इन्हीं में से आता है। तो अब मैं बात कर रही थी सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनका वेटेज, और साथ में 12th के ही एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका वेटेज बहुत ही हैवी है। अगर आप पिछले पेपर उठा के देखो तो इनके इसमें से नेमिंग रिएक्शंस आती है,
और इनके इसमें से कुछ एक आध पीके पीओएच वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, साथ में आपके क्यूब वाले क्वेश्चंस आएंगे, केमिकल काइनेटिक्स के रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करते रहो, छोड़नी नहीं है। जहां प्रैक्टिस छूटी वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट मिक्सड अप हो जाएगा केमिस्ट्री का। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे सबसे पहले आप केमिस्ट्री इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली सीईटी के बच्चों के लिए तो लेवल इसका इतना हार्ड नहीं है जितना आप अभी सोच रहे होंगे माइंड में, बहुत ही ईजी है। तो माइंड में ये बना के जाओ, आता सब है, बस देखना है, रिवाइज करना है। ये सोच सोच के कि हाँ रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, कर लो, पढ़ लो, टाइम है आपके पास अभी भी रिवीजन का। एट द एंड टाइम पे ये मत सोचना कि काश रिवाइज कर लिया होता, नहीं होता फिर टाइम। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप जितने जल्दी कवर अप कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम के पहले करोगे रिवाइज तो सब होश पोच हो जाएगा, या आप कह सकते हो मेस्ड अप हो जाएगा। तो हमें वो सिचुएशन नहीं चाहिए। अभी कर लोगे तो वो बाद में रिवाइज के टाइम पे काम आएगा। बाद में ऐसा ना हो कि रिवाइज के लिए टाइम ना हो। फिजिकल आप ऑर्गेनिक के बाद कीजिए तो बेहतर है। ऑर्गेनिक कर ली, रिएक्शंस कर लिए, अब आते हैं फिजिकल पे, क्वेश्चन बनाने हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लिए, हो जाएगा। इनऑर्गेनिक तो बस आपको पता ही है, बहुत बच्चों को लगता है, मुझे भी लगता था, इनऑर्गेनिक रट्टा मारने वाली चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा इनऑर्गेनिक इज इंटरेस्टिंग। कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझो, सब इंटर रिलेटेड है आपस में। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, और साथ में अगर मैं बात करूं पॉलीमर्स की, और ये पॉलीमर्स तो नहीं रहेगा अब, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स ऑन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आर इंपॉर्टेंट। बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग टू एंजाइम। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए बात कर लो, या डीएनए आरएनए की बात कर लो, क्वेश्चन आएंगे बायोमोलिक्यूल से। साथ में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर मैं सबकी बात करूं तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल ऑल्सो हैव द वेटेज पार्ट, बट अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, डेली लाइफ पे क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे फैलता है, बताइए मार्च गैस क्या है, बताइए गोबर गैस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा, अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो 12th पे फोकस कीजिए, 12th का अपना फाउंडेशन क्लियर रखिएगा। जीओसी क्लियर है, और अगर आपको ये स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स क्लियर है तो नो डाउट आप आराम से एमएचटी सीईटी क्रैक कर सकते हैं, कोई भी प्रेशर लिए बिना। अगर आपका 12th क्लियर है तो और बढ़िया, क्योंकि 12th के बाद ही आपका एमएचटी सीईटी होगा। तो जब आप 12th कर चुके होंगे तो सारी चीज़ें माइंड में फ्रेश होगी। तो आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा ये मतलब आप कह सकते हो एकदम प्रेशराइज वे में नहीं लेना है उसे, जो पढ़ा है वही पढ़ना है। बस ये मान के चलो कि आपको रिवाइज कर रहा है, कोई प्रेशराइज नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, किस पे ध्यान देना है किस पे नहीं, क्वेश्चंस किसके ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं और किसके नहीं। क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो, बट वेटेज और जिसमें जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक उस क्वेश्चन को करते रहो, क्योंकि जितना क्वेश्चन करोगे, जितना हाथ चलाओगे, उतना दिमाग चलेगा और माइंड रहेगा फ्रेश। तो जल्दी से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एमएचटी सीईटी। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आई होप आप पक्का कर ही लेंगे। अगर मैं 4 और 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 11th के 4 ऐसे चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे आप करके जाएंगे, बिल्कुल करके जाएंगे। और साथ में यहाँ पे आप कह सकते हो पी ब्लॉक, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर का वेटेज है, बट उसे अगर आप देख लो तो भी आप समझ जाओगे। और अगर मैं 12th की बात करूं तो ऊपर के जो 4 चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, साथ में सरफेस केमिस्ट्री को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ से एल्कोहल, अल्डिहाइड एंड नाइट्रोजन्स के जो कंपाउंड है यानी अमीन्स का, और जो बचे हुए हैं कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल, इनको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको पूरा पेपर कवर अप करना है तो इन्हें भी कवर अप करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 4 और 5 कितने इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कह सकते हो 11th और 12th के कौन से ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखना है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे गाइस।